इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस का सी सेट कर रहे हैं। ठीक है, सी सेट ये हमारा 2023 का है और हम लोगों ने जो है हिंदी को कवर कर लिया है। हिंदी सब्जेक्ट जो सी सेट में पूछता है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, मतलब प्रत्येक ईयर का। और जो है अब जो है कम्युनिकेशन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज से हम लोग कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो इसमें दिया है 56 नंबर पे कि अभिकथन दे रखा। देखिए 56 पे दिया है कि अभिकथन ए जो है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतर्क्रिया का एक भाग है। कारण दिया है कि यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। तो इसमें देखते हैं ये किसकी बात किया हुआ है। तो लिखा है कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो देखिए पहला जो है कि ये अंतर्वैयक्तिक आकर्षण जो सामाजिक मतलब सामाजिक अंतरक्रिया मतलब समाज के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए मतलब एक भाग के रूप में देखा गया। तो ये बात तो सही है, लेकिन दिया हुआ है कि यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। उत्तरजीविता मतलब ये सरवाइव करने के लिए आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है ये सरवाइव करने के लिए आवश्यक है। अरे सरवाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें भोजन चाहिए, फूड चाहिए, आश्रय चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। ये नेसेसरी है। ठीक है, ये जो है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण ये भाग के रूप में देखा जाएगा, लेकिन आवश्यक रूप से नहीं देखा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, हम देखते हैं और अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या गलत है आगे देखते हैं। तो 57 देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है। तो आप लोग ऐसे सोचिएगा कि हमें कोई सूचना देनी है और वो उसी व्यक्ति तक पहुंचे जहां पे हम पहुंचाना चाह रहे हैं, मतलब इधर उधर लीक ना हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? गॉसिप श्रृंखला मतलब गपशप श्रृंखला, या समूह श्रृंखला, या चक्र श्रृंखला, या एकल श्रृंखला। तो देखिए हिंदी में तो ये दिया है, इंग्लिश में देखिए गॉसिप चैन, क्लस्टर चैन, व्हील चैन या सिंगल चैन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एकल श्रृंखला मतलब कोई व्यक्ति है, वो कोई सूचना दिया, ठीक है, वो कोई सूचना अपने अधीनस्थ को दिया, तो वो सूचना सीधे जा करके उसके पास मतलब पहुंच जाएगी। लेकिन ये गॉसिप श्रृंखला जो है मतलब गॉसिप चेन जो है, इसमें तो पहली बात तो जो है कोई चीज गोपनीय नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा कट गया। और क्लस्टर चेन में क्या होता है, मतलब इसमें भी समूह में जो है जानकारी को साझा किया जाता है। तो समूह में रहेगा तो वहां पे भी गोपनीयता नहीं रहेगी, तो ये भी कट जाएगा। और चक्र श्रृंखला में क्या होता है? तो इसमें जो है एक व्यक्ति जो है ये अपने से मतलब कई व्यक्तियों के साथ मतलब कोई जानकारी को साझा करता है। ठीक है, तो इसमें भी जो है मतलब गोपनीयता नहीं रहेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक ये ऑप्शन हमारा बचता है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि 58 पे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखिए कथन में क्या दिया हो कि मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है। तो ओरल कम्युनिकेशन इज अ यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। बात सही है कि कोई भी बात हम लोग करते हैं तो सबसे इजी तरीका ओरल होता है। ठीक है,
ये क्यों इजी होता है कि कोई भी बात हम आसानी से कह लेते हैं और फिर जो है उसका तुरंत का तुरंत हमें फीडबैक भी मिल जाता है। तो पहला वाला तो सही है। अब देखते हैं दूसरा वाला क्या दिया। कारण में बोला है क्योंकि मौखिक संचार में कहा गया है कि इसका प्रमाण नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है, एक मिनट इसको देखते हैं। तो प्रमाण नहीं रहता है, इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि प्रमाण नहीं रहता है, देखिए इसका कोई, जैसे बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन हैज नो प्रूफ व्हाट हैज बीन कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो इसकी कोई प्रामाणिक रिकॉर्ड नहीं होती, तो यह एक सीमा तक है। ठीक है, इसकी उपयोगिता का कारण जो है, मतलब ये प्रमाण नहीं रहता है, ये इसकी उपयोगिता के कारण जो है संचार माध्यम है, इसका ये मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों तो सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन बी, आगे देखते हैं। तो 59 पे दिया हुआ है आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो क्या संज्ञानात्मक विसंगति, पर्यावरण विसंगति, सामाजिक विसंगति या राजनीतिक विसंगति। तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो ये जब इंटरनल मतलब आंतरिक तनाव होता है, तो उस कारण से हमें जो है आंतरिक तनाव, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जो आंतरिक मूल्यों को विरुद्ध हो। मान लीजिए हमारी कोई मतलब वैल्यू सिस्टम हम पहले से बना रखे हैं, उसके विरुद्ध अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसका क्या होगा। क्या जो विसंगति मतलब कॉग्निटिव लेवल की रहेगी, या इन्वायरमेंटल की रहेगी, या सोशल रहेगी, या पॉलिटिकल रहेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये देखिए हमारे मन के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये हमारी कॉग्निटिव से संबंधित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इन्वायरमेंटल में क्या है, तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि पर्यावरण में कुछ हेर फेर होगा। और जो है सामाजिक में क्या होगा, ये समाज के द्वारा जो है या समूह के द्वारा कोई विसंगति पैदा होगी। और राजनीति क्या है, ये तो पॉलिटिक्स से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 60 नंबर पे। 60 नंबर पे क्या पूछा है, 60 नंबर पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी है, या क्लस्टर है, या गॉसिप है, या सर्कुलर है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। तो देखिए ये पूछा है कि जो है इनफॉर्मल संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। तो पहले इनफॉर्मल को समझते हैं। तो देखिए ये जो है संभाव्यता जो लिखा हुआ ये इनफॉर्मल में आएगा। ठीक है, और क्लस्टर भी मतलब समूह में बैठ के हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी आएगा। और गॉसिप, गॉसिप में तो आप अपने उम्र के लोगों के साथ जो है बातचीत करते हैं, वो आ जाएगा। लेकिन ये जो सर्कुलर परिपत्र दे रखा है, ये हमारा फॉर्मल में आता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मल किसे कहते हैं, जैसे जब हमें किसी सूचना या निर्देश को, इसमें क्या होता है, सूचना या कोई निर्देश हुआ, ठीक है, उसको
निर्देश उसको कई सारे लोगों तक पहुंचाना होता है, तो हम जो है परिपत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है अक्सर सरकारी व्यवसाय में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख 61 पे दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और कारण दूसरे को आर कहा गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। एक मिनट। हाँ, अभिकथन में दिया कि संचार की अस्पष्टता मतलब जो कम्युनिकेशन है वो स्पष्ट रूप से मतलब प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। बात सही है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो काफी इफेक्टिव और मतलब प्रभावपूर्ण है। ठीक है, तो ये देखिए उसकी जो क्लियरिटी है और प्रभावपूर्ण, ये दोनों किसी भी संचार के लिए आवश्यक है। तो पहला तो सही है। फिर आर में दिया क्योंकि एडिक्वेसी जो है पर्याप्तता एवं टाइमिंग समय निर्धारण जो है प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो किसी भी चीज के लिए जो है टाइमिंग अगर सही होती है तो वो पहले से ही मतलब अगर सही टाइमिंग पे कोई भी काम किया जाता है और उसको पर्याप्त टाइम देके किया जाता है तो वैसे भी प्रभावपूर्ण होती है। लेकिन इसमें दिया है कि आवश्यक नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं तो 62 पे दिया है कि निम्नलिखित निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए कोई रूमर्स फैल गया है तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका नहीं होता है। तो देखिए मान लीजिए किसी चीज के बारे में फैला हुआ है, तुम उससे संबंधित फैक्ट जो है आप उपलब्ध करवा देंगे तो वो तो शांत हो जाएगा। तो ये तरीका सही है अफवाह को सुलझाने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। कारणों को कम करना, तो ये भी सही है। ठीक है, मतलब जिस वजह से अफवाह फैल रही है अगर उसी को कम कर दिया जाए तो ये भी सही है। विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग करके आप बताएंगे कि ये चीजें देखिए ऐसे हो रही हैं तो ये भी मतलब कम किया जा सकता है। लेकिन दिया है कि समुदाय के नेताओं के तथ्य को छुपाना, तो ये जो है अफवाह को फैलाने में मदद करेगा। ठीक है, ये एक सही तरीका नहीं है सुलझाने का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 63 पे दिया है कि सम व्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया? जोसेफ लुफ्ट ने, एरिक बर्न ने, हैरिंगटन इंगम ने या उपरोक्त में से कोई ने? तो देखिए ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की बात किया है। ठीक है, तो इसको एरिक बर्न ने किया था। राइट आंसर कौन जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। आते हैं 64 पे, तो दिया है इन्होंने ये जो टीए टीए थ्योरी दी थी, तो इसके माध्यम से क्या होता था? तो इसके माध्यम से लोग जो है मतलब क्या करते थे, एक एक मतलब स्वयं को और दूसरों को समझाना, संवाद सुधारना और रिश्ते को मजबूत बनाना इस थ्योरी का मतलब सिद्धांत है, उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे क्या दिया है 64 पे? 64 पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में देखिए दिया है। ऑप्शन ए में शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश, समय से पूर्व मूल्यांकन, संचार में अविश्वास या अनअवधान। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो है ये किसकी बात किया है? तो बैरियर इन कम्युनिकेशन। ठीक है,
तो ये किसको कहते हैं? तो मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या होती हैं? जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति, एक मिनट, इसमें क्या होता है? व्यक्ति की मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति, भावनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं के कारण संचार में बाधा डालती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक बाधा। तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, समय से पूर्व मूल्यांकन संदेश जो है, समय से पूर्व मूल्यांकन मतलब कोई भी सूचना है उसको बिना मूल्यांकन किए समय से पूर्व दे देंगे तो वो भी बाधा डालेगी। संचार में अविश्वास मतलब कोई चीज आप दे रहे हैं और आपको उस पर ट्रस्ट ही नहीं है तो ये भी बाधा डालेगा। और फिर संदेश पे अवधान मतलब फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी बाधा डालेगा। लेकिन इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश जो है ये बाधा नहीं डालेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं तो अगला सवाल क्या कहता है। दिया है कि 65 पे संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो क्या वो अनुनय है, संकेतीकरण है, असंकेतीकरण या हस्तक्षेप है? मतलब पर्सुएशन, इनकोडिंग या डिकोडिंग या इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस या क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक सेंडर होता है मतलब प्रेषक होता है, इसमें एक सेंडर होता है, ये अपने विचार को या मतलब ये जो है अपने विचार को या संदेश को जो है किसी प्रतीक या संकेत के रूप में मतलब अपने हाव भाव को एक मैसेज के रूप में, संदेश के रूप में जो है बदल देता है। ठीक है, ताकि उसको जो है जो रिसीवर है प्राप्त करता है उसके तक पहुंचाया जा सके। तो ये देखिए वही लिखा है कि विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना चाहे तो वो होता है संकेतीकरण। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं तो 66 में क्या है कि संचार प्रक्रिया को निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पूछा है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्रोत, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश, प्रतिपुष्टि, शोर। सोर्स है, चैनल है, रिसीवर है, मैसेज है, फीडबैक है और नॉइज है। ठीक है, तो देखिए सबसे लास्ट में क्या मिलेगा? सबसे लास्ट में हमें फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है 6 अंक तक है ना। तो इसमें देखते हैं सबसे लास्ट में फीडबैक है। ठीक है, तो ये हमारा कट गया और ये कट गया। ठीक है, अब देखिए फिर इसका मतलब फीडबैक से पहले जो है नॉइज आ जाएगा। तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हम देखते हैं पहला, तो पहला स्रोत इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि पहले संदेश आएगा या पहले प्राप्तकर्ता आएगा। तो पहले संदेश को हम भेजेंगे तभी तो वो प्राप्त करेगा। तो ये भी हमारा कट गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे स्रोत रहेगा, फिर दूसरे नंबर पे संदेश रहेगा। ठीक है, फिर माध्यम रहेगा, फिर माध्यम के बाद क्या होगा? फिर प्राप्तकर्ता रहेगा। ठीक है, फिर प्राप्तकर्ता के बाद क्या होगा? नॉइज आ जाएगा, शोर आ जाएगा और फिर शोर के बाद जो है फाइनली जो है फीडबैक दिया जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग, तो क्या है? संवेदन है, मूल्यांकन है, प्रतिक्रिया करना, या परsuasion है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ये अनुनय करना ये सुनने से संबंधित नहीं है। ठीक है, और बाकी सेंसिंग जो है ये ध्वनि को ग्रहण करना और पहचानने की बात कर रहा है, और फिर सुने हुए बात को जो है उसको समझना, उसका विश्लेषण करना, ये मूल्यांकन में आ जाएगा। फिर जो हम सुने हैं उसको विश्लेषण किए हैं, तो फिर उसी के आधार पे जो है प्रतिक्रिया करेंगे। ठीक है, लेकिन ये मतलब परसुएट करना जो है ये उसका मतलब भाग नहीं है, तत्व नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं 68 पे, तो दिया है कि पराभाषा जो है, परा लैंग्वेज संबंधित है किससे? अंतर्वैयक्तिक कौशल से, या वाचिक संप्रेषण से, अवाचिक संप्रेषण से, या अधोगामी संप्रेषण से? तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इंटरपर्सनल स्किल से, या वर्बल कम्युनिकेशन से, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो परा लैंग्वेज है, तो देखिए यहाँ पे ये इंटरपर्सनल स्किल और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से, ये दोनों तो ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, या तो हमारा देखिए वर्बल वाला होगा, या तो नॉन वर्बल वाला होगा। ठीक है, तो देखिए ये परा लैंग्वेज की बात किया है, तो वर्बल में क्या होता है कि हम कोई चीज मतलब बोल के मतलब व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा यहाँ पे तो कोई भाषा का प्रयोग हुआ नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो है अवाचिक संप्रेषण से। तो इसमें क्या होता है कि शब्दों के अर्थ से अधिक बोलने का तरीका मतलब मायने रखता है। मतलब जैसे क्या होता है इसमें, स्वर मतलब उसकी टोन कैसी है, और उसकी स्पीड कैसी है, उसकी पिच कैसी है, तो ये सब मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दिया है कि ये तत्व जो है संदेश को बिना शब्द बदले ही अलग अर्थ दे सकते हैं, इसीलिए इनको मतलब अवाचिक संप्रेषण में रखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो ये हमारा रीजनिंग को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 77, ये देखिए 81 पे दिया हुआ है कि किसने कहा निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उसमें से चयन करना है? क्या रत्स, या सेंट्रॉक, बैरन, मैटलिन? ये बस आप लोग यहाँ पे कुछ समझने की बात है नहीं, लेकिन किसने कहा तो इसको ध्यान में रखना है। ये सेंट्रॉक ने कहा है। ठीक है, राइट आंसर कौन होगा? बी है। आगे देखते हैं, दिया है कि आगमनात्मक तर्क आधारित है, तो इंडक्टिव रीजनिंग की बात किया है, तो क्या है? विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत पर, दोनों प्रकार के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। ठीक है, कोई चीज मतलब विशिष्ट से जब सामान्य की तरफ बढ़ती है तो उसको इंडक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं।
जैसे मतलब उसमें हम कोई तर्क ही नहीं लगाते हैं, सीधे जो है सो है। जैसे होता है कि सूर्य हमेशा पूरब से उगता है, तो ये हम क्यों निकलता है, मतलब उसमें कोई विशिष्ट तर्क ना लगा करके बस मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, पूरब से ही निकलता है। ठीक है। और फिर जो है इस इसका एक और होता है डिडक्टिव रीजनिंग। तो वो जो है उसमें जो है कोई चीज़ साधारण सी बोली जाती है, फिर उसको जो है मतलब जनरल से विशिष्ट की तरफ जाते हैं। तो खैर उसको छोड़िए, बट इसको याद रखिएगा कि जब हम विशिष्ट से समान की तरफ बढ़ते हैं तो उसको इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो दिया है कि 83 पे एल्गोरिदम एक प्रकार है क्या? मतलब यांत्रिकी समाधान का, स्वतः शोध का, व्यवहारिक नियम का, या साधन साध्य विश्लेषण का। देखिए यहाँ पे मैकेनिकल सॉल्यूशन, या ह्यूरिस्टिक, या रूल ऑफ थंब, या मीन्स एंड एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा कि एल्गोरिदम क्या है। तो ये एक मैकेनिकल सॉल्यूशन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, ह्यूरिस्टिक में क्या होता है? तो ये जो नियम जो है प्रचलित होती है उसी पे काम करना है। ठीक है। या जिसको हम लोग शॉर्टकट बोल सकते हैं कि मतलब कोई चीज पहले से होती चली आई है, उसी आधार पे मतलब हम भी उसी आधार पे वो काम कर रहे हैं। तो ये हो गया ह्यूरिस्टिक में। ठीक है। आगे देखते हैं। और साधन साध्य विश्लेषण में क्या होता है? तो इसको जो है जैसे प्रॉब्लम कोई है उसको मतलब कई पार्ट में तोड़ तोड़ के सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 पे। 84 में क्या कहता है कि प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में उत्पन्न करती है। तो इसमें देखिए फंक्शनल फिक्सडनेस प्रोड्यूस, तो क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए? तो सहायता, बाधा, आंशिक सहायता, कोई प्रभाव नहीं। तो देखिए ये जो है मतलब प्रकार्यात्मक स्थिरता जो है मतलब कोई चीज किस तरीके से फंक्शन कर रही है वो एकदम फिक्स हो चुकी है कि मतलब इसी तरह से ही करेगा। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करती है? तो वो बाधा का काम करती है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जो है इसमें जो है क्या होता है कि आदमी जो है मतलब थोड़ा सा भी रचनात्मक तरीके से मतलब सोचता नहीं है। मतलब वो जो पहले से एक पारंपरिक लेवल से जो काम होता चला आया है उसी के अनुसार मतलब वो काम करता है। ठीक है। तो ये हमारा बाधा उत्पन्न करती है। मतलब उसका माइंड सोच ही नहीं सकता कि किसी रचनात्मक तरीके से उसको सोच के मतलब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 पे देखते हैं। 85 पे दिया है कि यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपनी पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसमें देखिए प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब पहले से ही वो एक्सपीरियंस में उसका कर चुका है। ठीक है। तो उसी के आधार पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो क्या होगा? अंतरण प्रभाव होगा, ट्रांसफर इफेक्ट, या पुष्टिकरण पक्षपात, कंफर्मेशन बायस, या मेंटल सेट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो पहले से प्रॉब्लम को सॉल्व करके आया हुआ है तो वो उसके दिमाग में वैसे मतलब उसका मेंटल सेट हो गया है। ठीक है। फिर वो मतलब उसी अनुसार उसको सॉल्व करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आते हैं 86 पे कि एक संभावित समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना
कहा जा सकता है। तो देखिए क्या कहते हैं इसको, सूझबूझ, अनुमान, प्रयास एवं त्रुटि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए हम तब तक कोशिश करते हैं जब तक हमको मतलब सोल्यूशन नहीं मिल जाता है। तो इसमें दिया है कि समाधान के लिए सफलता मिलने तक, मतलब बार बार हम उसको कर रहे हैं, एक टाइम आएगा मतलब सफलता मिल ही जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि, मतलब ट्रायल एंड एरर। देखिए 87 पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो देखिए स्वतः शोध, ह्यूरिस्टिक या एल्गोरिदम या ट्रायल एंड एरर या फंक्शनल फिटनेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और जो है इसको देखिए ह्यूरिस्टिक मतलब पहले के जो नियम बना रखे हैं कि इसी पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो देखिए उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और एल्गोरिदम में भी क्या होता है कि उसमें भी सब तर्क वितर्क लगाते हैं अपना गुणा गणित करके, मतलब समस्या को समाधान तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रयास एवं त्रुटि दिया है, तो मतलब गलती से मतलब गलती कर करके मतलब प्रयास करेंगे और मतलब सीख जाएंगे। तो ये वाला सही है। और प्रकार स्थिरता जो है, मतलब एक नियम बना रखा है, जरूरी नहीं उसी पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं। और फिर आप कोई अदर मतलब आइडियाज तो लगाएंगे नहीं कि सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये पहले से स्थिरता यहाँ पे दिखा रखा है, तो इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 में देखते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है। 88 में दिया है कि समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में कौन एक विधि सफलता पाने की गारंटी देता है। तो इसका क्या हो जाएगा? स्वतः शोध, एल्गोरिदम या पश्चिगामी विधि, योजना विधि। तो देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड, तो मतलब ये तो हमारे यहाँ पे देखिए दिया है ना कि सफलता पाने की गारंटी देता है, मतलब आप इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी। तो ह्यूरिस्टिक में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि क्या पता कि पहले की प्रॉब्लम कुछ और रहे हों और जो है मतलब जो नई प्रॉब्लम आई है उसको उस विधि से सॉल्व नहीं कर पाए, तो ये नहीं होगा। और बैकवर्ड मेथड तो पश्चिगामी, तो ये भी नहीं होगा। और प्लानिंग मेथड तो ये भी कोई गारंटी नहीं देता है कि मतलब हो ही जाएगा। लेकिन एल्गोरिदम में क्या है कि ये पूरी तरीके से, एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि मतलब एक जो है मतलब इसमें क्या होता है कि क्रमबद्ध तरीके से तर्क लगा करके मतलब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब समस्या समाधान की गारंटी देता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 89 का देखते हैं तो समस्या समाधान में कोहलर द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया। तो पहला है कि जो है शाब्दिक सामग्री या अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं या पहली मंजूषा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये कॉलर के द्वारा, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। और 90 नंबर पे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोगी मतलब के लिए उपयोग नहीं किया जाता। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम टास्क इज नॉट यूज्ड इन एनिमल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो क्या है कि मतलब पजल बॉक्स है या अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं हैं या एनाग्राम्स हैं या
दोहरी क्रमांतरण समस्याएं हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एनाग्राम्स। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है अक्षरों को पुनः व्यवस्थित कर सार्थक शब्द बनाना होता है। तो इसमें पशुओं का क्या काम होता है, उनको भाषा और शब्द ज्ञान का थोड़ी ज्ञान होता है। तो इसमें क्या भाषा और ये शब्द ज्ञान पे आधारित है। ठीक है, तो ये एनिमल के प्रयोग के लिए नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।